हाँ जी बच्चों, तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चा लोग। पार्टी क्या हाल चाल है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और लक्ष्य 2026 के इस बैच में आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए। तो पहली बात तो ये मैंने आप लोगों को बना रखा है इधर, है ना, ताकि कोई बच्चा भागने ना पाए और मुझे भी थोड़ा सा ऐसा इस बड़े से हॉल में एहसास हो कोई मेरे साथ बैठा हुआ वास्तव में पढ़ रहा है, क्योंकि ये ऑनलाइन का ज़माना है और यहाँ पे कैमरे के सामने पढ़ाना होता है तो थोड़ा सा फीलिंग वाली चीज़ें कम आती है, बट कोई बात नहीं। तो मैं पूरी जी जान से आपको इस पूरे सेशन में पढ़ाने वाला हूँ फिजिक्स। तो आप सभी भाई लोग जरूर से जरूर क्लास को देखा करो। वीडियो कैसी लगती है, क्लास कैसी लगती है, जरूर आप रिप्लाई किया करो। क्यों? क्योंकि आपके उस कमेंट से, आपके उस लाइक से मैं इसे मांग नहीं रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहे तो भी आप कमेंट करें, ताकि हम उस पर और काम कर सकें, चाहे वीडियो क्वालिटी हो, आवाज़ हो या किसी भी चीज़ के ऊपर, है ना। तो आपका रिप्लाई हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आपका लाइक, रिप्लाई, और अगर आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, मेरा समझाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, कंसेप्ट बताने जिस मैं बताता हूँ आपको समझ में आता है, तो ज़रूर इस वीडियो को इन क्लासेस में या इस बैच में आप अपने जो साथी हैं, जो आपके दोस्त यार हैं, उन पे भी आप जरूर भेजें और उनसे जुड़वाएं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं भाई लोग इस मज़ेदार से सेशन को। क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि बहुत बेहतरीन हमने न्यूमेरिकल ले रखे हैं और उनको हमें सॉल्व भी करना है। तो पहली बात तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये डिस्कस करूँगा कि जो लास्ट क्लास थी, जिन बच्चों ने नहीं देखा है लास्ट क्लास, वो जरूर इस क्लास के बाद उस क्लास को देखेंगे। क्यों? क्योंकि उस क्लास से यहाँ पे फॉर्मूले एज इट इज प्रयोग हो रहे हैं। देखो ध्यान से, सबसे पहले लास्ट की जो क्लास थी हमारे पास, उस क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? उस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था आवेशों का क्वांटमीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण, आवेशों का क्वांटीकरण मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला बन के आता है Q बराबर NE। हाँ सर, पढ़ा था, याद आ रहा है, वेरी गुड। दूसरा आपको मैंने पढ़ाया था कूलाम का नियम, है ना। तो कूलाम का नियम बोलूँ या कूलाम बल बोलूँ या मैं वैद्युत बल बोलूँ, सबका मतलब एक होता है। तो फिर मैंने आपको पढ़ाया था वहाँ पे कूलाम का नियम, और जो कूलाम का नियम होता है भाई, इसे हम लोग F से लिखते हैं, और F इक्वल टू होता है अपने पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन का R स्क्वायर। ठीक है सर, समझ में आ रहा है मेरी बातें। यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या बोलते भैया? निर्वात की वैद्युतशीलता, है ना, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस। Q1 Q2 दोनों चार्ज हैं और R क्या है? दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। तो इन पे हम लोग बहुत प्यारे प्यारे से नन्हे मुन्ने सवाल है, उनको खत्म करके आगे बढ़ेंगे। और हाँ, टेलीग्राम पे आज आपको DPP मिलेगी, तो उस DPP को आपको सॉल्व करना है, याद रखिएगा। और जो नई चीज़ें समझ में आती हैं, जरूर आप यूट्यूब मतलब अपने वीडियो में आकर कमेंट करना कि सर, अच्छा आंसर भी वहाँ पे आप कमेंट करेंगे कि सर पहले का आंसर ये है, दूसरे का आंसर ये, तीसरे का आंसर ये, सर चौथा नहीं आया, पांचवा नहीं आया, तो जैसा भी होगा उसे आप कमेंट कर सकते हो। चलिए, तो सबसे पहली बात हमारे पास यहाँ पे एक प्यारा सवाल आता है, कह रहा है कि किसी वस्तु पर 3.2 गुणे 10⁻19 कूलाम। तो भैया जी पहली बात तो ये, इसको मैं काला कर देता हूँ, ये पता नहीं कहाँ से आ गए मेरे पास महाराज। तो यहाँ पे हमारे पास इतना दिया है, इतना कूलाम का आवेश है, इतने कूलाम का आवेश है, और इस आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उस वस्तु में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे जो आवेश का मान है, कैसे पता सर आपको आवेश का मान है? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा गया है? यहाँ पे लिखा गया है C लिखा है, और C का मतलब क्या होता है? कूलाम, और कूलाम किसका मात्रक? आवेश का मात्रक। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल Q इज इक्वल टू कितना भैया? ये है अपने पास 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ओके सर। फिर कह रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन होने का मतलब होता है n का मान पूछा गया है। तो यहाँ पे मैंने लिखा स्मॉल n, और स्मॉल n इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास? क्वेश्चन मार्क। तो इसके लिए हमें E का मान पता होना चाहिए, और E का मान होता है, इसे हम बोलते हैं मूल आवेश, और मूल आवेश का मान होता है 1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम।
अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा एक सूत्र, और उस सूत्र का नाम क्या है, आवेशों का क्वांटमीकरण। अभी मैं लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जब हम चीज़ों को लिखते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि अभी आप लोगों ने इसे नया नया पढ़ा है, आपके लिए इसमें शब्द, ये हेडिंग, ये टॉपिक सब नए हैं, तो इन्हें आप बोला करें मेरे साथ साथ में, अपने मन में जहाँ पर आप पढ़ रहे होंगे इसे आप लिखा करें। अभी लिखो, फिर जब आदत बन जाए तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ मैंने क्या बोला, आवेशों का क्वांटीकरण से, आवेशों का क्वांटीकरण से, आवेशों के क्वांटीकरण से। तो क्या होता है आवेशों का क्वांटीकरण, सूत्र होता है Q बराबर NE, Q बराबर NE होता है। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, N की, और पूरी फिजिक्स में भैया जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको एक तरफ, बाकी सारे पद को एक तरफ। तो अगर मुझे N का मान निकालना है तो N को यहीं छोड़ दो, E को उधर भेज दो, तो इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास Q अपॉन का E, और बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे N। अब कुछ नहीं करना है, सबकी वैल्यू पुट कर दो। Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू हमको दे रखा है 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 अपॉन, E की वैल्यू हम सबको पता होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 इज इक्वल टू क्या हो गया, N हो गया। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो इसका मान कितना है, 3.2 गुणे 10 घाते माइनस 19 कूलाम, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, कूलाम लिख दिया। इसका मान कितना है, 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19 कूलाम, तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया, कूलाम लिख दिया। अगर मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ, मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे इन दोनों पदों को पूरा पूरा काट दिया, देखो ये पूरा कट गया, तो ये है 16, ये कितना है 16, और ये कितना है 32, तो 16 दूनी 32, तो 2 बार में पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। मतलब n बराबर क्या आएगा हमारे पास, 2 आएगा, n बराबर हमारे पास 2 आ गया। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, n बराबर 2 आ गया, यही आपका आंसर है। सर n का आपने मात्रक नहीं लिखा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कूलाम लिख के आपको दिखाया है कि ऊपर भी कूलाम है, नीचे भी कूलाम है, और कूलाम से कूलाम भी कट गया है, इसलिए भी आप मान सकते हो, और नहीं तो आप ऐसे मान लो जो n है वो एक प्रकार की क्या है, संख्या है, और किसी संख्या का कोई मात्रक नहीं होता, किसी संख्या कोई मात्रक नहीं होता, तो n बराबर हमारे पास 2 आ जाएगा। ओके, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास बोल रहा है कि 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 18 कूलाम का ऋणात्मक आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों के बराबर है। मतलब कि ये जो आवेश है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये निकालना है, आपका काम होगा इसे सॉल्व करने का। तो सबसे पहली बात, हमारे पास Q की वैल्यू दी है, ये कैसे पता सर, क्योंकि आवेश का मात्रक दिया है। हम फिजिक्स में जब भी सवाल लगाएंगे ना, तो सवाल को समझने के लिए उस सवाल में हम उसके मात्रक पर ध्यान देंगे, तो इसलिए आपको मात्रक याद होना चाहिए। मैंने बोला कि आवेश का मात्रक कूलाम, तो यहाँ पे कूलाम लिखा, इसलिए मुझे पता है कि आवेश का मात्रक है, ठीक है। अभी आगे भी आप सवाल में देखेंगे, तो हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 18 कूलम हो गया। उसके बाद बोला ऋणात्मक आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों के बराबर है, कितने इलेक्ट्रॉनों के बराबर है। आप चाहे तो यहाँ माइनस भी लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो कह रहा है ऋणात्मक आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों के बराबर है, तो इसका मतलब कि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है n, और E की वैल्यू तो हम सबको पता होती है, मूल आवेश किसको हम बोलते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। ये हो गया, बस आवेशों क्वांटमीकरण लगाना है और आंसर पाना है। मैं नहीं लगा रहा, तुम्हारा काम होगा, ठीक है। इसको लगाइएगा, 10 आंसर आएगा इसका, ठीक है। चलिए आगे हमारे पास एक सवाल आता है, सवाल थोड़ा से ब्लर दिख रहा है, ठीक है, तो हो सकता है आपको भी दिख रहा होगा जहाँ तक है। तो यहाँ मैंने एक फ़ोटो लगाई थी, तो फोटो इसमें क्लियर नहीं आई है और मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, तो इसके लिए माफ़ी मांगते हैं, बट ठीक है, ट्राई करोगे समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि प्रश्न में हमको बोल रहा है कि यदि किसी पिंड का कुल आवेश, मतलब कोई वस्तु है, कोई पिंड है, उसका जो कुल आवेश है वो हमको दे रहा है कितना 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम, मतलब 4.8 गुणे 10 घाते माइनस 19 कूलम है। तो कह रहा है इसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अबे भाई इतना सिंपल सवाल है, जो मैंने पीछे बताया सेम टू सेम उसी पर तो बेस्ड है। देखो क्यू का मान हमको दिया, अब की बार स्मॉल क्यू लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। आवेश को हम स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू दोनों से लिखते हैं भाई, इसमें क्या दिक्कत है। तो क्यू का मान हमारे पास हो जाएगा 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 लिखा है ना भाई, हाँ 19 है। और उसके बाद एन का मान निकालना है, क्या बोल रहा है इलेक्ट्रॉन होंगे ना, तो एन का मान निकालना है, एन का मान क्वेश्चन मार्क हो गया। ई का मान हमको पता होता है, मूल आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम, ठीक है, बस लगा देना है आपको। ये आपका भैया होमवर्क है,
हाँ ये आपका HW है, ठीक है। तो इसे आप सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास ऑप्शनल प्रश्न आ रहा है, कह रहा है यदि किसी वस्तु में कुल आवेश 3.2 गुणे 10 घाते -19 है, तो आवेश का मान दिया है 3.2 गुणे 10 घाते -19 कूलम, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। आवेश का मान दिया है, इलेक्ट्रॉन का मान निकालना है। किस पे लगाएंगे, आवेशों के क्वांटमीकरण पे लगाएंगे। क्या होता है आवेशों क्वांटमीकरण, सूत्र होता है Q बराबर NE। क्या होता है भाई, Q बराबर NE होता है। अच्छा, अब Q की वैल्यू कितनी है मेरे पास, देखो Q की वैल्यू मेरे पास 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 हो गया। ओके सर, N का मान कितना है, N का मान हमको निकालना है, इलेक्ट्रॉन होंगे तो N का मान हमको निकालना है। और E की वैल्यू हमको दे रखा है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। सर कहाँ दे रखा है, गधा, दिया हो चाहे न दिया हो, E का मान तुम याद रख लो, यही होता ही है। तो इतनी बार यूज कर रहा हूँ यार, याद हो ही जाना चाहिए आपको। देखो 10 घाते -19 से 10 घाते -19 कट गया, 16 कम 16, 16 दूनी 32 कट गया, दशमलव से दशमलव भी कट गया, तो n बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। समझे, तो 2 कहाँ पे, ये, तो ये आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे आगे बोल रहा है कि थ्योरेटिकल टॉपिक है, ठीक है, न्यूमेरिकल नहीं है। कह रहा है किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले आवेश के क्वांटीकरण को प्रयोग से सिद्ध किया। ये बड़ी बात है, याद रखिएगा। तो सबसे पहले भैया देखो, हमारे पास यहाँ पे एक थे न्यूटन, तो न्यूटन सर तो नहीं थे। न्यूटन सर क्यों नहीं थे, क्योंकि इन्होंने बल के बारे में बताया था। मिल्टन, चलो बाद में बात करेंगे, वही हालांकि आंसर आपका यही है। तो हमारे पास एक थे फैराडे, कौन थे, फैराडे। तो फैराडे भी नहीं थे, इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में बताया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बताया था। इसको भी हमको पढ़ना, इनके ऊपर पूरा का पूरा समझ लो चैप्टर डेडिकेटेड है, ठीक है। और हमारे पास एक थे डायरेक्ट, ठीक है, तो इन्होंने भी इसके बारे में नहीं बताया था। तो हमारा जो सही जवाब है वो कौन है, हमारे पास जो सही जवाब कौन है भैया, वो मिल्टन है, मतलब कि इसका ऑप्शन बी सही है। शायद पीछे वाले का भी बी था ना, हाँ पीछे वाले का बी है, और इस वाले प्रश्न का भी आंसर बी सही है। ओके, यहां पे हमारे पास आता है प्रश्न संख्या 3, कह रहा है कि आवेश के क्वांटीकरण का सूत्र क्या है। वाह क्या लाजवाब क्वेश्चन है। कह रहा है आवेश के क्वांटीकरण का सूत्र क्या है, तो Q बराबर N प्लस E, या Q बराबर NE, Q बराबर N अपॉन E, या Q बराबर E की पावर N। सब गलत है, एक सही है। कौन सही है वो आपका काम होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर रिप्लाई करिएगा कि प्रश्न तीसरा ऑप्शन बी, मतलब जो सही हो, बी हमने बोल ही दिया, जो सही हो वो आपको बोलना है, ठीक है। चलिए फिर हमारे पास बोल रहा है प्रश्न संख्या 4, कह रहा है यदि किसी वस्तु में 10 घाते 6 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है, मतलब आए हैं, इलेक्ट्रॉन आए मतलब ऋणात्मक वस्तु है, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है, तो उसका कुल आवेश होगा। अब की बार इलेक्ट्रॉनों का मान दिया है और आवेश का मान पूछा है, लगेगा आवेश के क्वांटमीकरण पर ही, लेकिन अब की वैल्यू दूसरी पूछ ली है, तो क्या हो गया, हमको क्या दिक्कत है। कह रहा है 10 घाते 6, तो यहाँ पे हमारे पास स्मॉल n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 की पावर 6 हो जाएगी। तो कह रहा है उसका कुल आवेश कितना होगा, मतलब टोटल चार्ज पूछा गया है, मतलब Q की वैल्यू पूछा गया है। तो हम लगाएंगे यहाँ पे आवेशों क्वांटमीकरण, क्या होता है, Q बराबर NE होता है, Q बराबर NE होता है, ठीक है। चलिए तो इसे आप चाहें तो मतलब लिख सकते हैं स्मॉल Q, क्योंकि हमने इसका स्मॉल Q लिख दिया है, तो यहाँ पे आप स्मॉल Q लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, बाकी जो भी आप माने। यहाँ पे Q का मान निकालना है, N का मान रखो भैया, N का मान कितना है, 10 घाते 6, ओके सर। और E की वैल्यू कितनी है, मैंने तो लिखा ही नहीं है, अब तुमको याद हो जाना चाहिए। E की वैल्यू है हमारे पास 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 का तो 1.6 रहेगा, क्योंकि ऐसे डिजिट तो दी नहीं गई है, हमको पावर मान दिया गया है। अब गुणे में घातें जुड़ती हैं, तो ये माइनस का 19 है और ये प्लस का 6 है, ये क्या है, प्लस का 6 है। तो गुणे में घातें जुड़ती हैं, लेकिन ये प्लस वो माइनस घट जाएगा, तो हो जाएगा 10 घाते माइनस का 13, ठीक है, 13 6 19, 13 हो जाएगा। तो 1.6 देखो सब में लिखा है, 10 घाते माइनस 13, ये ऑप्शन ए वाला आपका क्या होगा, सही होगा, ठीक है। चलिए आगे आ जाओ। आगे हमारे पास आता है प्रश्न, कह रहा है कि किस स्थिति में किसी वस्तु का आवेश शून्य होगा। आवेश शून्य होगा सर, लेकिन आपने तो बताया था आवेश कभी शून्य होता ही नहीं है। क्या बोल रहा है, किसी वस्तु में, तो वस्तु का
मतलब वस्तु के अंदर आवेश कब शून्य होगा, मतलब वो न्यूट्रल कब होती है, उदासीन कब होती है। तो कोई वस्तु उदासीन तब होती है जब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, उसमें केवल इलेक्ट्रॉन हो, गलत। उसमें केवल प्रोटॉन हो, गलत। प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन बराबर हो, सही। तो ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा और ये तो महागलत है ना। तो इसका मतलब ऑप्शन सी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे आ जाइए। आगे हमारे पास बोल रहा है प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। वाह वाह भाई वाह, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, कितना होता है, तो हमारे पास बोल रहा है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। ओके सर। फिर बोल रहा है माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। ठीक है। फिर बोल रहा है 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम और बोल रहा है शून्य। अब देखो सवाल को जरा ध्यान से पढ़ना, सारी चीजें सही लिख रही हैं। क्या बोल रहा है, कह रहा है प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पे बात कर रहा है। किससे बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पे। तो अगर यहां पे हम देखेंगे तो देखो ये भी सही हो सकता है और ये भी सही हो सकता है, लेकिन इन दोनों में ये ज्यादा सही होगा। क्यों सही होगा भैया ये ज्यादा, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन बोला है ना, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या आता है, माइनस, और प्रोटॉन के ऊपर क्या आता है, प्लस। तो अगर इसने प्रोटॉन बोला होता तो ये ऑप्शन सी होता, इलेक्ट्रॉन बोला इसलिए बी ऑप्शन सी होगा। ओके ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमको बोल रहा है 1 माइक्रो कूलम, कूलम मतलब कूलाम, 1 माइक्रो कूलाम में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब बताओ, एकदम सिंपल बात है ना। आ जाओ, देखो पहली बात तो हम जरा समझते हैं माइक्रो का मतलब क्या होता है। तो 1 माइक्रो का मतलब होता है भैया 10 घाते माइनस का 6। इसे आप याद रखिएगा, 1 माइक्रो का मतलब 10 घाते माइनस का 6 होता है। और 1 नैनो का मतलब होता है हमारे पास 10 घाते माइनस का 9। 1 नैनो का मतलब होता है 10 घाते माइनस का 9। 1 पीको का मतलब होता है हमारे पास 10 घाते माइनस का 12। और 1 मिली का मतलब होता है हमारे पास 10 घाते माइनस का 3। तो सबसे ज़्यादा तो हालांकि आपको ये माइक्रो वाला यूज़ होने वाला है, लेकिन फिर भी आप इनको यूज़ कर लीजिएगा। सर हम ये ऐसा क्यों करते हैं, इनके मान क्यों रखते हैं, तो मैंने आपको बताया है कि जो आवेश का मात्रक हम लोग कूलाम 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 चिल्लाते रहते हैं, वास्तव में वो आवेश का एक बड़ा मात्रक होता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक तो ये नहीं होता, फैराडे होता है, लेकिन आवेश का जो मात्रक कूलाम होता है, एसआई मात्रक, वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ा मात्रक है। तो उसे छोटा बनाने के लिए, देखो सबकी पावर में क्या लगा है, माइनस, तो उसे छोटा बनाने के लिए हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या बोला है, 1 माइक्रो कूलाम, तो 1 कूलाम नहीं, 1 माइक्रो 10 घाते माइनस 6। और ठीक है, तो हमको बोला गया है। अब कह रहा है 1 माइक्रो कूलाम, इसका मतलब जो क्यू का मान है वो हमारे पास कितना है, 1 गुणे 10 घाते माइनस 6 कूलाम। ये क्यू का मान दिया है। कह रहा है कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसका मतलब एन का मान निकालना है। क्या है सवाल में, क्यों दिया है, एन निकालना है, आवेश क्वांटिमीकरण। तो यहाँ पे हम लगाएंगे क्यू बराबर एन ई। क्या लिखेंगे भैया, क्यू बराबर एन ई। अब क्यू का मान कितना है, ये दिया है, क्यू का मान 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 6। तो हो जाएगा हमारे पास 1 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 इक्वल टू एन का मान निकालना है, और ई का मान हमको पता होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। ओके, अब n का मान निकालेंगे तो ये पूरी जो वैल्यू है इसको इधर भेज देंगे, बटे में आ जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 1 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 अपॉन, बटे में आएगा, ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 इज इक्वल टू n। डिवाइड करेंगे, देखो ध्यान से, 10 घाते माइनस 16 में से 10 घाते माइनस 6 कट जाएगा, 10 घाते माइनस 19, ये इसको काट डाले, कितना बचेगा यहाँ पे मेरे पास, यहाँ बचेगा मेरे पास माइनस का 13। इस माइनस 13 को मैं ऊपर भेजूंगा तो हो जाएगा प्लस का 13, और यहाँ पे मैं दशमलव को हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 0। तो कुल मिला करके मेरे पास हो जाएगा 10। दशमलव को हटा ऊपर क्या बन गया, 0, और 10 हो गया। और जो यहाँ 10 घाते माइनस 13 था, ये ऊपर जा क्या हो जाएगा, 10 घाते प्लस का 13, 10 घाते प्लस का 13, और बटे में कितना बचा है, 16। क्या आपका आंसर आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है सर, तो इसे हमें एक सॉल्व करना पड़ेगा। अब सॉल्व कैसे करेंगे, अब सुनो, इसको हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से हम लोग एक 0 ले लेते हैं। जब इसको एक 0 दे देगा तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 100, और बटे में क्या हो जाएगा 16, और यहाँ पे क्या बचेगा 10 घाते 12। सर आपको कैसे पता कि ये करना है, तो भाई देखो ना, यहाँ पे क्या लिखा है 10 घाते 12, तो इसका मतलब पहले हमारे पास इसके पास में है ना पावर, तो इस रूप में बनाते हैं। अब डिवाइड कर दो, देखो 16 कम 16, 16 छक्का 96,
ये आंसर सही है। डन 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 सर, उसमें भी तो आ रहा है भाई, उसकी पावर 18 है, नहीं आएगा, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये आंसर आपका सही है। ठीक है, तो बी आंसर इसका सी होगा प्रश्न संख्या 7 का। आगे आ जाइए, आगे हमारे पास बोल रहा है कि यदि किसी वस्तु में 4.8 गुणे 10⁻19 कूलाम का ऋण आवेश है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, नहीं बताऊंगा। ठीक है, एकदम सिंपल सा है भाई, 16 3 48 3 आएगा एकदम सिंपल सवाल है। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, थ्योरेटिकल टॉपिक है, ठीक है, कंसेप्चुअल है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो नीचे कुछ कथन लिखे, इनको समझना है कि कौन सा सही है। कह रहा है आवेश का मान निरंतर होता है, अभी बताते हैं। आवेश का मान कोई भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, हाँ हो सकता है। आवेश का मान केवल ई के पूर्ण गुणज में हो सकता है, ये भी बात सही है। आवेश का मान धनात्मक ही होता है, ये तो गलत है, ये क्या है, गलत है। आवेश का मान निरंतर होता है, हमेशा होता है, नहीं बदलता रहता है, तो ये वाली बात भी क्या होगी, गलत होगी। आवेश का मान कुछ भी हो सकता है, हाँ हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन कुछ कंडीशन है कि वो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होना चाहिए, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रॉपर सही, और ये वाला भी क्या हो जाएगा, गलत। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा। ठीक है, चलिए आगे आ जाओ, आगे देखते हैं हमारे पास। हाँ, तो अब हमारे पास प्रश्न आता है कूलाम के नियम पर। ठीक है, तो कूलाम का नियम जरा समझते हैं हम लोग, क्या होता है कूलाम का नियम। F = K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, या इसी को हम लोग बोलते हैं F बराबर 1/4 पाई ε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। ओके, तो एक इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन है और एक हमारे पास प्रोटॉन है। कह रहा है के बीच की दूरी, तो दूरी हमको दिया है 5.3 गुणे 10⁻11 मीटर, तो उनके बीच विद्युत आकर्षण बल का मान ज्ञात कीजिए। पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि वो आकर्षण बल है क्यों, क्योंकि अभी आगे हमसे पूछ भी लेता है, यहाँ तो बता दिया है, आगे पूछ लेगा तो हम पता होना चाहिए क्यों है। और कह रहा है इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान इतना है। अरे यार ये सब ना दो, हमारा भाई लोग बहुत तेज है पढ़ने में, तुम फालतू बच्चों वाला काम कर रहे हो। चलो जी देखो, कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन पे, तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, तो इसका मतलब जो हमारे पास Q1 है, जो हमारे पास Q1 है, आ जाओ भाई आ जाओ, वो Q1 है उसको मैं बोलूँगा QE, और इसका मान कितना है इलेक्ट्रॉन के बराबर, तो हम लोग जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। उसके बाद हमारे पास कौन है, प्रोटॉन है, तो QP हो जाएगा, और इसकी वैल्यू भी तो यही होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो गया। फिर बोल रहा है उनके बीच की दूरी, मतलब R का मान है ये, है ना, तो R का मतलब ये, तो R का मान हमारे पास कितना हो जाएगा 5.3 गुणे 10⁻⁻11 मीटर। बढ़िया है, मीटर में दिया, चेंज ही नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसा ऐसा है, तो कह रहा उनके बीच में बल कितना लगेगा, हमको बल लगाना है, बल निकालना है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, मैंने क्या बोला कि हमारे पास मान लो यहाँ पे एक चार्ज यहाँ पे है, ठीक है, हाँ सर मैंने मान लिया सर। तो एक हमारे पास ये चार्ज हो गया, इसको थोड़ा मैं मोटा कर देता हूँ, ठीक है, चलिए इसका कर दूँ क्लोन। तो एक चार्ज ये है और एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, और उसने बता रखा है कि वो चार्ज कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कौन है, इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे हमारे पास कौन है, प्रोटॉन है। अब बोल रहा है इनको मैंने मिला दिया, तो इनके बीच की जो दूरी है, दूरी कितनी हमारे पास R, और इसका मान दिया है 5.3 गुणे 10⁻⁻11 मीटर। तो ये एक दूसरे के ऊपर बल लगाएंगे, और कितना बल लगाएंगे तो कूलाम के नियम से निकालते हैं हम लोग। ठीक है, चलो आ जाओ देख लेते हैं जरा कूलाम का नियम क्या बोलता है हमसे, क्या बोलता है। सर वो तो गूंगा है, गूंगा है, आओ देखते हैं भाई कैसे गूंगा है, देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, लाइन यार मेरी तिरछी हो जाती है पता नहीं कैसे बार बार। मैंने बोला यहाँ पे कूलाम का नियम, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, तो कूलाम का नियम क्या होता है अपने पास, कूलाम का नियम होता है F = 1/4 पाई ε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन का क्या हो जाएगा R स्क्वायर। हाँ सर इतना तो हमको पता था, इतना होगा। आगे देखो, अब देखो सबकी वैल्यू रखो, 1/4 पाई ε0 की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁹, 9 गुणे 10⁻9 Q1। तो Q1 हमारे पास बोल रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹
19 और गुड़े Q2 का मान भी होगा 1.6 गुड़े 10 घाते माइनस का 19 और 2 पूरे का बटे लगाएंगे और बटे में कितना लिखा है R, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 5.3 गुड़े 10 घाते माइनस का 11, 10 घाते माइनस का 11 और इसका क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, देखो स्क्वायर लगा है। ठीक है सर ये बताइए जरा हमें आप, यहाँ पे आपने इलेक्ट्रॉन का मान रखा है, यहाँ पे आपने प्रोटॉन का मान रखा है, जरा ये बताइए आपने इनका चिन्ह क्यों नहीं रखा। तो मेरे भाई शायद आपने हमसे क्लास नहीं लिया होगा इसलिए आप कंफ्यूज हैं। जब मैंने आपको क्लास बताया था कूलाम का नियम, तो मैंने वहाँ पे क्या बताया कि जो कूलाम का नियम होता है वो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करता है जिसका मान उनके आवेशों के परिमाण, तो इसमें चिन्ह नहीं आ रहा है, आवेशों का परिमाण, तो मतलब जितना Q1 का मान हो और जितना Q2 का मान हो, तो Q1 Q2 का मान हमारे पास इस रूप में हमने रख दिया है, मात्र चिन्ह नहीं रखना है। ठीक है। अब यहाँ पे गुणा करेंगे, देखो 16 में 256 होता है, 16 में 256 और 9 गुणा कर देना तो हो जाएगा 9 गुणे 16 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 256 हो जाएगा और एक अंक यहाँ पे, एक अंक यहाँ पे, तो यहाँ पे कितने अंक बाद 2 अंक, एक 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा गुणे। अब देखो अगर मैं इसमें पावर सॉल्व करूं 10 घाते माइनस 19 में से 10 घाते 9 प्लस में घट जाएगा, 10 घाते माइनस 10 बचेगा, 10 घाते माइनस 10, 10 घाते माइनस 19, 10 घाते माइनस 29 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 10 घाते माइनस का 29 हो जाएगा, पूरे का बटे लगाओगे 5.3 है ना, तो उसको 2 बार लिख लो, तो हो जाएगा हमारे पास 5.3 गुणे 5.3 और गुणे स्क्वायर करना था ना, तो इसलिए मैंने 2 बार लिख लिया। 10 घाते माइनस 11, 10 घाते माइनस 11 का स्क्वायर करोगे 10 घाते माइनस 11 दूनी 22 हो जाएगा। 10 घाते माइनस 22 से 10 घाते माइनस 22 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस का 7 बचेगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 9 लिखा है, 2.56 बाकी है और बटे 5.3 और 5.3 भी बाकी है। ठीक है, अगर मैं इसको 2 बार पहाड़ा पढ़ूँ, 2 बार, देखो ध्यान सुनो, देखो 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10 नहीं कटेगा, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कितनी बार ले जाएं, अगर 5 बार ले जाएं, देखो 53 है तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसको। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐसा लाइन खींच लेता हूँ ताकि मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकूँ, ताकि अलग भी दिखे थोड़ा, है ना भाई। चलिए ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, गुणा कर दूंगा तो बड़ा बन जाएगा, छोटा बनाना है मुझे, तो क्या कर दें इसको हम, चलो पूरा ऊपर का गुणा कर देते हैं, पूरा नीचे गुणा करके हल ही कर देते, छुट्टी ले लेते हैं इसे। ठीक है, ऊपर का जरा मल्टीप्लाई करो, देखो 9 6 54, तो यहाँ पे आएगा 9 6 54 के 4 हासिल 5, 9 5 45, तो 45 और हासिल कितना था, 9 6 54 के 4 हासिल 5 और 9 5 45, 45 5 50, 50 के 0 हासिल 5, 9 दूनी 18, 18 2 20 3 23, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 2304 हो जाएगा। सर दशमलव भी तो है, तो 2 अंक बाद दशमलव है, तो यहाँ पर भी 2 अंक बाद क्या हो जाएगा दशमलव हो जाएगा। ठीक है, 53 का गुणा करो आपस में, अगर मैं 53 का गुणा करूंगा तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 और 5 1 6 5 30, यही आना चाहिए। वैसे आप यहाँ पे कहीं पर कर सकते हो, चलो करके देख लेते हैं हम लोग। 53 गुणे 53, तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, अपने पास जगह कम पड़ जाएगी। यहाँ चलो ऊपर थोड़ा करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास ये हो जाएगा 53 इंटू 53। ठीक है, मल्टीप्लाई 3 त्रिका 9 पंतियाँ 15 गुणे 5 है, ये पंतियाँ 15 5 हसीलान 1 5 5 25 और 1 26, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 5 5 10 के 0 हासिलान 1 और ये हो जाएगा 6 7 1 8 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, और 3 त्रिका 9 5 1 6 5 30, ती आएगा हमारे पास। एक बार चेक कर लेता हूँ, 3 त्रिका 9 और पंतियाँ 15, फिर यहाँ पे 3 5 15 5 हसीलान 1 5 5 25 26। ठीक है, 9 5 5 10 6 1 7 1 हासिल 8 और ये 2, तो 2809 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास कितना 2809। और गुणे में देखो घात भी तो बची है, गुणे में घात कितनी 10 घाते माइनस का 7 है, तो यहाँ मैंने क्या लिख लिया 10 घाते माइनस का 7 लिख लिया। तो ये किसका मान हो गया, f का मान हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे और एक बार और लिखेंगे, f बराबर 23.04 बटे 2809, ये हो जाएगा हमारे पास 23.04 बटे 2809। आगे डिवाइड आपको करना है, ठीक है, नहीं तो भाई समय बहुत लग जाएगा। ये न्यूटन जो आप सॉल्व करेंगे, जो आंसर है वही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलो
आगे देखते हैं। आगे हमारे पास बोल रहा है कि दो आवेश Q1 का मान ये, Q2 का मान यह, और एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर है, उनके बीच लगने वाला बल ज्ञात करो। तो भैया जी ये आपका होमवर्क रहेगा। हाँ, पिछले वाले प्रश्न में एक चीज और थी, मैंने क्या बोला था, वो बल कैसा है, आकर्षण का है। बल कैसा है, आकर्षण का है। तो आकर्षण का क्यों है, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स कब होगा, जब हमारे पास एक चार्ज प्लस होगा और एक चार्ज माइनस। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन हमारे पास माइनस होता है, प्रोटॉन हमारे पास प्लस होता है, ये प्लस है और ये माइनस है, इसका मतलब इनके बीच में आकर्षण बल मतलब ये वाला बल लगेगा, ऐसे चिन्ह दिखाएंगे। ठीक है, चलिए आगे हमारे पास ये आपका होमवर्क ही मिल गया है मान लो, तो इसको आपको सोल्व करके आना है। कह रहा है दो समान आवेश, हाँ ये थोड़ा सा अलग है, दो समान आवेश Q बराबर 1 × 10⁻⁶ कूलाम का एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं। छोटा सा ही है। तो कह रहा है उनके बीच लगने वाला बल, इसका मतलब कि जो दो समान आवेश हैं, इसका मतलब जो Q1 है और जो Q2 है वो दोनों आपस में बराबर हो, किसके बराबर हैं, Q के बराबर। और इसका भी मान दिया है, कितना दिया है, 1 × 10⁻⁶ कूलाम। ओके सर, और दूरी हमको कितनी दिया है, दूरी हमको दिया है वहाँ पे 1 मीटर, तो ये हो जाएगी इसकी दूरी 1 मीटर हो गई हमारे पास। बहुत सिंपल सा है यार, क्या है इसमें, है ना। तो इसमें हम लगाएंगे कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम मतलब F = 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन का क्या होता है, R²। ओके सर, F = अब F = देखो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻⁹, है ना, ये बता के आ रहा हूँ मैं। और Q1 का मान कितना है, 1 × 10⁻⁶, Q2 का मान कितना है, 1 × 10⁻⁶, और बटे में कितना है, 1। बहुत सिंपल सवाल है। तो यहाँ पे मैं रखूँगा, कहने का मतलब 1 × 10⁻⁶ एक बार, और इसी जगह पे Q2 का मान भी तो सेम ही है, हाँ, तो 10⁻⁶ एक बार, और बटे में क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो हो जाएगा हमारे पास F = देखो 6 गुणा करेंगे तो गुणे में घाते जुड़ जाएंगे, 6 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 12 में से हो जाएगा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब 9 × 10⁻³ न्यूटन, ये आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल, ठीक है। चलिए आगे हमारे पास आता है कूलाम का नियम। सर कूलाम का नियम तो भी हम लोग सवाल लगा के आ रहे हैं, फिर से पढ़ाएंगे क्या कूलाम का नियम। तो जरा इसको हम लोग समझते हैं कूलाम के नियम, क्योंकि कूलाम का नियम जो होता है उसमें एक दो चीज़ें और होती हैं, तो उनको समझो। सुनो, मैंने आपको क्या बताया था, निर्वात के लिए। तो जो मैंने आपको सूत्र बताया भैया ना, वो कहाँ के लिए है, निर्वात के लिए है। निर्वात का मतलब क्या होता है सर, जहाँ पे कोई माध्यम ना हो, जहाँ पर कोई माध्यम ना, उसे क्या बोलते हैं, निर्वात बोलते हैं। सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है F = 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन का क्या हो जाएगा, R²। तो ये कहाँ के लिए सूत्र होता है, निर्वात के लिए। कहाँ के लिए, निर्वात के लिए। लेकिन मान लो हमारे पास यहाँ पे एक चार्ज है ये, चलो थोड़ा कलाकारी कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर एक चार्ज है ये, और यहाँ पे एक चार्ज हमारे पास ये। ओके सर, और ये दोनों चार्ज में हमारे पास ये पहले Q1 है और ये हमारे पास क्या है, Q2 है, और दोनों के बीच की दूरी क्या है, R है। ये कब है, जब ये कहाँ पे रखे, निर्वात में रखे। तो ये जब अगर ऐसा कोई बल या ऐसे कोई आवेश निर्वात में रखे होंगे तो आपको ये सूत्र लगाना है। लेकिन मान लो इस पूरे के निकाय को उठा करके हम किसी माध्यम में ले जाके रख दें। अगर हम किसी माध्यम में ले जाके रखेंगे तो इसका मतलब पता है क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आवेश Q1 है, बीच की दूरी अभी मान लो मैंने वही रखी है, यहाँ पे आवेश क्या हो जाएगा Q2, और यहाँ पे जो माध्यम होगा उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, मान होगा। तो क्या होगा, बल का मान बदल जाएगा। तो उसके लिए सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ माध्यम के लिए, माध्यम के लिए, माध्यम के लिए। जब माध्यम के निकालोगे तो सूत्र क्या लगाओगे, सूत्र लगाओगे Fm। यहाँ F था, यहाँ Fm, मतलब माध्यम के लिए बल है ये। तो माध्यम के लिए क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन का R²। सर ये तो दोनों सेम ही है, नहीं, अब अलग होगा। यहाँ पे आप किससे गुणा करेंगे, यहाँ पे आप K से गुणा करेंगे, और यहाँ पे जो K है ना, ये इसको हम क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक बोलते हैं। और लास्ट की क्लास में मैंने पढ़ा रखा है कि परावैद्युत या परावैद्युतांक किसे बोलते हैं,
ठीक है। तो परावैद्युत एक माध्यम होता है और उस माध्यम का जो माप होती है, जो उस माध्यम का मान होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक बोलते हैं। जैसे कि आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा अपवर्तन और अपवर्तनांक। तो एक माध्यम जब प्रकाश दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। उसी में तो जब आप दोनों माध्यमों की तुलना करते हो तो आपको एक संख्या मिलती है और वो उसका क्या होता है, अपवर्तनांक। तो यहाँ पर भी वही है, एक के क्या है, यहाँ पे माध्यम का परावैद्युतांक है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो परावैद्युत माध्यम होता है, परावैद्युत क्या होता है, माध्यम होता है। और इस माध्यम का जो मान होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक बोलते हैं, परावैद्युतांक बोलते हैं। क्लियर थी मेरी बात? चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आ रहा है कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, और मैं पूरा दावा कर सकता हूं, पूरा विश्वास के साथ में बोल सकता हूं, जरा देख लो एक बार क्लास कितनी लंबी हो गई, तो दावे के साथ बोल सकता हूं कि इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ये नहीं पता होगा कि जो कूलाम के नियम का सदिश निरूपण है वो वास्तव में करते कैसे है, नहीं पता होगा। और हुआ भी होगा तो आपने रट लिया होगा। लेकिन मैं आज आपको यहाँ पे एक एक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से बताने चल रहा हूँ, तो इसलिए ध्यान से मेरी बातों को सुनना। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ कलर के रूप में। मैंने क्या बोला कि हमारे पास दो चार्ज हैं। देखो भाई, कूलाम का नियम है तो इसका मतलब बल लगना है, और जब बल लगेगा तो दो चार्ज तो कम से कम होने चाहिए, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे हमारे पास एक चार्ज है। चलो बहुत प्यार से मैं यहाँ पे एक चार्ज ले लेता हूँ, और एक चार्ज मेरे पास मान लो कि यहाँ पे है। ओके सर, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, मैंने मान लिया सर, आप बोले और मैंने मान लिया, कोई बात नहीं। यहाँ पर जो चार्ज है इसका नाम है हमारे पास Q1, ध्यान समझिएगा। और यहाँ पर जो चार्ज है उसका नाम है हमारे पास Q2। यहाँ पर जो चार्ज है उसका नाम है Q1 और यहाँ पर चार्ज उसका नाम है Q2। अब मुझे क्या करना है, मुझे इनको बताना है कि ये है कहाँ पे। देखो, सबसे पहली बात मुझे क्या बोला जा रहा है कि उनका क्या बताओ, सदिश निरूपण बताओ। क्या बताओ, सदिश निरूपण बताओ। तो देखो, सदिश निरूपण का मतलब हुआ कि उनको सदिश रूप में बताओ। तो इसका मतलब अगर कोई राशि भैया सदिश है, कोई क्वांटिटी है, मतलब कोई वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो उसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड और एक उसमें डायरेक्शन। एक मैग्नीट्यूड और एक उसमें डायरेक्शन। तो अगर कोई राशि सदिश है तो उसमें क्या क्या होगा, उसमें होगा परिमाण और उसमें क्या होगा, दिशा होगी। तो इसका मतलब सदिश होने के लिए हमको दो चीज़ों को दिखाना है आज की इस क्लास में। एक तो दिखाना है परिमाण और गुणे, एक क्या दिखाना है हमको, दिशा। तो परिमाण और दिशा अगर मैं दोनों दिखा दूंगा तो मैं इसको क्या बोल दूंगा, सदिश बोल दूंगा। और वैसे मुझे पता है जो कूलाम का नियम है वो वैद्युत बल बताता है, और बल एक प्रकार की सदिश राशि है। ठीक है, तो इसको हमको सिद्ध का हो है तो है ही, लेकिन हमें प्रूव करना है यहाँ पे। तो सुनना ध्यान से। तो इनकी दोनों को स्थितियां बताने के लिए फिजिक्स में, जैसे मान लो मैं इस क्लास में हूँ, ठीक है, अब इस क्लास में अगर मुझसे कोई बोले कि विनय सर इस क्लास में है, जिस क्लास में 12th में मान लो मैं हूँ अभी प्रॉपर ऑफलाइन के 12th वाली क्लास में, तो विनय सर की स्थिति क्या है। तो कोई, जिससे वहाँ पे गेट लगा हुआ है इस रूम का, तो कोई आएगा तो बोलेगा जहाँ से गेट से एंट्री होती है उस गेट से 3 मीटर दूरी पर विनय सर हैं दक्षिण की तरफ, मतलब दक्षिण मतलब दक्षिण की तरफ। तो जैसे कि मैं जहाँ पर हूँ अभी, मैं दक्षिण की तरफ हूँ गेट से, तो वहाँ से 3 मीटर दूरी पर मेरी क्या हो गई, मेरी जगह हो गई, मेरी स्थिति हो गई। सेम उसी प्रकार से हम इसको बताएंगे। अब इसको सर आप कैसे बताओगे, सर बताओ, बोलो सर कैसे बताओगे। सर आप अपने बोर्ड में बता दोगे, अगर मान लो कहीं मैं अपनी कॉपी पर बनाऊंगा तो मैं किस पर बताऊंगा। तो किसी भी चीज की स्थिति को, किसी भी चीज की जगह को कि वो कहाँ पे है बताने के लिए फिजिक्स में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, निर्देशांक ज्यामिति का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग उन्हीं को बनाने वाले हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, तीनों करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ दो को यूज लेंगे, दो से अपना काम हो जाएगा। चलिए अब हम बनाएंगे यहाँ पे निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो एक कलर में ले लेता हूँ ये, फिर उसके बाद बताता हूँ आगे आपको। तो मैंने यहाँ पे इसको ऐसे बना दिया, ठीक है, सीधा बनना भाई, हाँ ये सीधा हो गया। इसको थोड़ा सा करता हूँ मैं मोटा, मोटा हो जाए, मोटे 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 मोटे, थोड़ा इसको बड़ा भी कर देता हूँ। ठीक है, चलिए। और मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक और कोई शेप ले लेता हूँ बट अलग कलर में, ताकि आपको सुंदर लगे देखने में।
तो मैंने यहाँ पे एक तीर और ले लिया, ठीक है, तो ये हमारे पास ये तीर हो गया। ओके सर, समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन पूरा नहीं आ रहा है। तो गधा प्रसाद, अभी मैंने आपको समझाया ही कहाँ है, तो जब मैं समझा दूंगा तब ना समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया, इसको भी थोड़ा सा फ्रेम कर देता हूँ मोटा, ठीक है। चलिए, आई होप आपको मेरी बातें, कहाँ चला गया भाई, डिस्टर्ब ना करो भाई, पढ़ा लेने दो, एक सेकेंड थोड़ा सा सेट कर लेने दो। तो ये ऐसे ऐसे करके मैंने इसको छोटा किया, थोड़ा सुंदर बने, सुंदर मुंदर सा जैसा मैं हूँ। चलिए जी आगे चलते हैं। आगे हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास दो एक्सिस हैं, ठीक है। तो ये वाला हमारे पास हो गया एक्स अक्ष और ये वाला हमारे पास हो गया वाई अक्ष, ठीक है। ओके सर, अब मैं क्या करने वाला हूं यहाँ पे, भैया जी आपको इतना तो पता होगा कि जहां पर ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं उसको बोलते हैं मूल बिंदु। इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। और फिजिक्स में या मैथ में या पढ़ने के लिए जब हमें किसी चीज की स्थिति बतानी होती है, उसकी जगह बतानी होती है, तो हम लोग निर्देशांकों का यूज करते हैं, मतलब निर्देशांक अक्ष का यूज करते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष करते हैं। ओके सर, अब सर कैसा करेंगे, तो अब तुम ध्यान सुनते जाओ बस। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि यहाँ पे जो हमारे पास ये है वस्तु, जो मेरे पास है, मैंने बोला ये मूल बिंदु से यहाँ पे है, मूल बिंदु से यहाँ पे है। तो जरा इसको मैं थोड़ा सा सेट पेट कर देता हूँ, तो इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूँ मोटा, ताकि आपको बहुत प्यारा सा दिखे। ओके सर, समझ में आई इतनी बात है मेरी, ठीक है भाई। आगे आ जाओ। आगे मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो दूसरा आवेश है वो मूल बिंदु से कुछ इस प्रकार स्थित है। ओके सर, ये भी थोड़ा सा मैंने समझा, अभी समझना ध्यान से, पूरा समझा दूंगा, हिस्सा एकदम दिमाग में एकदम बहुत तरीके से स्टेब्लिश हो जाएगा, आपके एकदम समा जाएगा, ठीक है। मैंने क्या बोला कि हमारे पास एक निर्देशांक मैंने बनाया। जब फिजिक्स में किसी चीज की स्थिति बताना है तो इनकी मुझे स्थिति बताने के लिए मुझे निर्देशांक अक्ष बनाना पड़ेगा। फिर मैंने क्या बोला कि जो हमारे पास ये दोनों आवेश हैं वो मूल बिंदु से, ये जो मैंने तीर बनाया है, ये कुछ और नहीं है, ये सदिश है। क्या है, सदिश है, जिसे हम बोलते हैं स्थिति सदिश। तो सदिश अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, समझ में तो आ जाएगा, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं उसे आपको ध्यान समझना है। और जो बच्चे पढ़े होंगे 11th, उनको बहुत मस्त समझ में आएगा कि सदिश क्या होता है, स्थिति सदिश क्या होता है, एकांक सदिश क्या होता है, अभी सब हम बताने वाले। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास ये जो मैंने तीर बनाई, ये वाली हरी वाली, ये क्या है, ये इसका स्थिति सदिश है। तो मूल बिंदु से ये कहाँ पे है, Q1 पे है, तो इसलिए ये सदिश है, तो इसको मैंने बोला R1 वेक्टर। क्या बोल दिया, R1 वेक्टर। तो मूल बिंदु से Q1 का जो स्थिति सदिश है वो क्या है, R1 वेक्टर है। और मूल बिंदु से Q2 का जो स्थिति सदिश है ये वाला, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, R2 वेक्टर। सर इसको स्थिति सदिश क्यों बोलते हैं, क्योंकि भैया अगर मैं मूल बिंदु पर इस वाली लाइन पर अगर मैं चलना स्टार्ट कर दूंगा, ऐसे 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 चलते 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 Q2 पर पहुंच जाऊंगा। अगर मैं इस बिंदु से चलना स्टार्ट करूं ऐसे ऐसे, तो मैं Q1 पर पहुंच जाऊंगा। ओके सर, अब देखो ध्यान से, इन दोनों की स्थितियां, इन दोनों आवेशों की जो स्थितियां हैं वो मैंने मूल बिंदु से बताई हैं। अब इन दोनों की स्थितियां इनके आपस दोनों में बताएंगे, आपस दोनों में। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर फिर से तीर बनाऊंगा, ठीक है। ध्यान से ध्यान से। कौन सा कलर ले लूं, चलो अब की बार व्हाइट ले ले क्या, पीला ले ले क्या, ये ले ले क्या, इसी को ले लेते हैं, ठीक है। तो अब की बार मैं यहां से, अब की बार मैं मान लो मैं यहां जाऊंगा, क्यों, क्योंकि मुझे इसकी स्थिति बतानी है। तो मैं इस वाले आवेश से इसके ऊपर जा रहा हूं, ये इस प्रकार से, ठीक है। अब देखो मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज जाएंगे। अभी मैं उसको बाद में, पहले जितना मैंने बनाया उसको लिखो। सुनो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिखा R1 वेक्टर, R1 वेक्टर। तो आप क्या बोलेंगे कि R1 वेक्टर क्या है, हाँ, तो R1 वेक्टर क्या है, आवेश Q1 का स्थिति सदिश है, स्थिति सदिश है। ओके, R2 वेक्टर मैंने बोला है वहां पे, तो R2 वेक्टर क्या है, R2 वेक्टर आवेश Q2 का स्थिति सदिश है। स्थिति सदिश लिखा ही नहीं मैंने स्थिति, होल क्या कर रहा है भाई, स्थिति सदिश है। ओके सर, और ये क्या है, इसका स्थिति सदिश है,
Q2 का, लेकिन किसके सापेक्ष है ये? मूल बिंदु के सापेक्ष है। तो R1 क्या है? आवेश Q1 का स्थिति सदिश है मूल बिंदु के सापेक्ष। R2 क्या है? आवेश Q2 का स्थिति सदिश है मूल बिंदु के सापेक्ष। अगर आप चाहें तो इस बात को पूरा पूरा भी लिख सकते हो, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, बट लिख सकते हो कि R1 वेक्टर बराबर मूल बिंदु के सापेक्ष Q1 आवेश का स्थिति सदिश है। R2 वेक्टर क्या है? मूल बिंदु के सापेक्ष आवेश Q2 का स्थिति सदिश है। समझने का तरीका अपना अपना लिखने का तरीका है, बात की बात है। अच्छा, अब मेरे पास क्या आया? अब जब मैंने यहाँ पे इस लाइन को बनाया तो इसको मैं थोड़ा सा मोटा कर देता हूं। तो अगर मैं इस लाइन पे यहाँ पे हूं और चलते 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 जाऊं तो मैं कहाँ पहुंच जाऊं? Q1 पे। कहाँ पहुंच जाऊंगा? Q1 पे। इस लाइन पे मैं चाहूंगा तो कहाँ पहुंच जाऊं? Q1 पे। मतलब इसकी वजह से मुझे Q1 की स्थिति पता चल रही है। देखो तीर ऊपर हो जा रहा है ना, इसका मतलब मैं ये कौन बता, किसके बारे में बात हो रही है? Q1 के बारे में बात हो रही है। तो मैं अब क्या लिखूंगा? इस वाले स्थिति सदिश को मैं लिखूंगा R12 वेक्टर। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये हुआ कि 1 का स्थिति बता रहा हूं 2 के सापेक्ष, R12 1 की स्थिति बता रहा हूं 2 के सापेक्ष, तो हो जाएगा हमारे पास R12 वेक्टर। लेकिन अगर मैं यहां से इधर आया हूं तो मैं यहां से इधर भी तो आऊंगा। बोलो बोलो, अगर मैं यहां से यहां गया हूं तो मुझे इसकी स्थिति पता चली है, और अगर मैं वहां से यहां पे आऊंगा तो मुझे इसकी स्थिति भी तो पता करना है इसके सापेक्ष। तो फिर से मैं एक तीर बनाऊंगा। ठीक है, तो फिर से मैंने यहां पे एक तीर बना दिया इस डिजाइन में, ये। ठीक है, अगर आप कहो तो इसको मोटा कर दूं, हाँ ठीक है, तो इसको मैं मोटा कर देता हूं इस प्रकार से, और कलर भी थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, कलर इसका ब्लू ले लेता हूं। ठीक है, तो ये मेरी बात हुई। इसका मतलब जो ब्लू वाली लाइन है वो 1 के सापेक्ष 2 की स्थिति बता रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या लगेगा हमारे पास? यहाँ पे लगेगा R21 वेक्टर। क्लियर हुआ? हाँ, इतनी बात तो सर हमको क्लियर हो गई है। यहाँ पे Q1 आवेश है, यहाँ पे Q2 आवेश है, और हर चौमुखा तरीके से चौमुखा से मैंने इन दोनों की स्थितियां निकाल दी हैं, मतलब इनकी दिशा निकाल दी है। हालांकि मैंने भी समराइज नहीं किया है, लेकिन अभी मैं समराइज भी करूंगा। तो यहां पर मेरे पास क्या आया? यहां पर मेरे पास आया R12 वेक्टर। तो R12 वेक्टर का मतलब क्या हुआ कि आवेश Q1, या आप ऐसे लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख दूं, उल्टा मतलब दूसरे तरीके से लिख दूं तो छोटा पड़ जाएगा लिखना। आ जाओ भाई। हाँ, आवेश Q2 के सापेक्ष, आवेश Q2 के सापेक्ष Q1 की स्थिति सदिश है। ओके सर, फिर मैं क्या लिखूंगा? R21 वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा? इसी का जस्ट उल्टा, आवेश Q1 के सापेक्ष, आवेश Q1 के सापेक्ष Q2 की स्थिति सदिश है। हाँ, अब थोड़ा थोड़ा फील आ रहा होगा, है ना? तो ये चीजें होगा। अभी एक बार और समझाऊंगा, परेशान ना हो, पहले एक बार समझ लो आप। अब यहां पे मैं कुछ बातचीत करूंगा, सुनना मेरी बात ध्यान से। यहां पे एक चीज अभी मैं और यूज करने वाला हूं, ध्यान से भाई। देखो यहां पे हमारे पास एक कैसा चार्ज है? प्लस, और एक कैसा चार्ज है? प्लस। क्यों? क्योंकि एक को जब चिन्ह लगा नहीं तो प्लस ही होगा, और आपको पता है कि जब प्लस प्लस आवेश होते हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। जैसे प्लस प्लस हो, माइनस माइनस हो, मतलब सजाती आवेश, लाइक चार्ज। एक जैसे आवेश होंगे तो एक दूसरे को दूर भगाएंगे, और अगर अपोजिट होंगे, मतलब एक प्लस और एक माइनस, या एक माइनस एक प्लस, तो आपस में आकर्षित करेंगे। तो यहाँ पे कुछ भी होगा, जो मैं बातें बता रहा हूँ सबके लिए लागू है, बट मैंने यहाँ पे दोनों को प्लस लिया तो मैं प्लस के हिसाब से चीजों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो बल लगेगा वो बल इसको दूर भगाएगा। दूर भगाने का मतलब तीर बाहर को जाएगा। हाँ सर, इतना बात तो समझ में आ रही मुझे। तो मैं यहाँ पे फिर से तीर बनाऊंगा। ठीक है, चलो अब की बार मैं ये तीर बना देता हूँ इस कलर से। तो अब की बार जो यहाँ पर लगने वाला बल है वो ऐसे लगेगा, और एक बल ऐसे लगेगा। ठीक है, और इन दोनों को आप चाहो तो ऐसे मिला भी सकते हो। चलो इस तरह से नहीं, एक सीधी रेखा से मिलाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों आवेशों को जो मिलाने वाली रेखा होती है ना,
उसी पर वो बल कार्य करता है। अभी ध्यान समझना मेरी बात को, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं मोटा कर देता हूं ताकि आपको ज़्यादा प्यारा और बढ़िया मज़ेदार समझ में आ जाइए। तो आई होप इतनी मेरी बात समझ में आपको आ रही होगी। तो यहाँ पे सुना ध्यान से, इस आवेश के ऊपर बल लग रहा है, लगा कौन रहा है? दो, क्योंकि दोनों आवेश एक दूसरे के ऊपर बल लगाते हैं और बराबर लगाते हैं। तो इसके ऊपर बल लग रहा है और लगा कौन रहा है? दो। तो यहां पर मैं लिखूंगा F वेक्टर और यहां मैं लिखूंगा 1 2। तो ये बल की दिशा है बाहर की ओर, जो आगे होगा उसके ऊपर बल लग रहा है। जैसे मैंने लिखा 1 2, तो 1 पे लग रहा है 2 के कारण। अगर मैं इधर लिखूंगा तो इधर मैं लिखूंगा F2 1 वेक्टर, तो इसका मतलब है कि 2 पर लग रहा है 1 के कारण, 2 पर लग रहा है 1 के कारण। एक चीज सुनना ध्यान से मेरी बात को, अगर मान लो मैं ऐसे लिखता हूं FAB, तो इसका मतलब A पर लग रहा है, तो जिस पर लगेगा वो आगे पर लग रहा है, A पर लग रहा है और B लगा रहा है। B क्या कर रहा है? लगा रहा है। मेरा मतलब अगर मैंने बोला 1 2 तो 1 पे लग रहा है 2 के कारण, अगर मैंने बोला 2 1 तो 2 पर लग रहा है 1 के कारण। क्लियर है? चलो जी आगे आते हैं। अब यहां पे मेरे पास क्या है, अब मैं बनाने वाला हूं इसका एकांक सदिश। हाँ, क्या बनाने वाला हूं? एकांक सदिश। ये आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला, यहीं पर मैं यहाँ पे आपको ऐसा आला वाला करके थोड़ा सा बना देता हूँ, समझ जाना। मैंने बोला R1 2 और ये मैंने बनाया कैप, इसको बोलते हैं एकांक सदिश। अभी ध्यान समझना क्या होगा। और यहाँ पर मैंने इसका बना दिया ऐसे करके, यहीं पर R2 1 कैप। इसका मतलब क्या है तो सुनना मेरी बात ध्यान से। तो मैं यहाँ पर पहले एकांक सदिश आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो आ जाओ भाई, आ जाओ, नोट करके मैं समझा देता हूँ लिख करके, सुनना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे भाई यहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा 11th, तो उनके लिए एकांक सदिश क्या होता है। पहली बात तो ये है कि इसमें कुछ बातें आपको याद रखनी है। एकांक सदिश वह सदिश होता है, एकांक सदिश वह सदिश होता है जिसका मान 1 होता है। जिसका मान कितना होता है भैया? 1 होता है। मतलब अगर मैं इन्हें किसी के साथ जोड़ दूंगा, किसी के साथ जोड़ नहीं, किसी के साथ गुणा कर दूंगा तो उनके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अरे भाई मान लो मैंने बोला मेरे पास 15 रुपया है, 1 रुपया से गुणा कर देंगे तो 15 कम 15, जोड़ नहीं रहा हूँ, गुणा कर रहा हूँ, याद रखो। हाँ, मान लो 15 लिखा है, मैं 1 से गुणा करूँगा 15 कम 15, उसके बाद कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो एकांक सदिश क्या होता है? जिसका मान 1 होता है। अच्छा, एक चीज और जो सबसे बड़ी बात है, इसका प्रयोग दिशा बताने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग दिशा बताने के लिए किया जाता है। किसका? एकांक सदिश का। अब मैंने बोला R2 1, तो मतलब 2 की तरफ 1 के कारण, R1 2 तो मतलब 1 की तरफ 2 के कारण। तो जब मैं यहां से यहां जा रहा हूं तो मतलब 2 से 1 की तरफ, देखो 1 की तरफ, जिसकी तरफ वो आगे, जिसकी जहां से वो पीछे। R2 1 तो 2 आगे मतलब 2 की तरफ जा रहा हूं और 1 पीछे लिखा हुआ मतलब 1 से जा रहा हूं, तो इसे हो गया। क्लियर हो गई मेरी बात। अब मैं यहां पे क्या लिखने वाला हूं? अब मैं यहां पे लिखने वाला हूं जो कूलाम का नियम है उसका सदिश रूप। तो सुनना मेरी बात ध्यान से। तो आगे मैं एक पेज नया ले लूं क्या? आगे मेरे पास पेज है कोई खाली? नहीं है। चलो मैं यहीं पे ट्राई करता हूं लिखने का, हालांकि आएगा नहीं, नया पेज लेना ही पड़ेगा। ले लेते हैं नया पेज। मैंने क्या बोला, मेरे पास 2 बल निकले। देखो यहाँ पे मेरे पास कितने बल हैं? 2 बल हैं। एक है F1 2 वेक्टर और एक है F2 1 वेक्टर। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, F1 2 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन का R स्क्वायर। और R क्या है? दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। तो सर आप तो वहां पे R1 2 R2 1 पता नहीं क्या क्या लिखे थे। तो भैया ये सब स्थितियों के लिए था, दूरी नहीं था। दूरी तो टोटल इसके बीच की कितनी हमारे पास? R ही है, तभी तो मैंने R के रूप में उसे रिप्रेजेंट किया है। हाँ, तो यहाँ पे आ जाइए आप, तो दूरी यहाँ पे आ रहेगी। ये भैया क्या देगा हमको? ये हमको देगा इतना पद, इसका क्या देगा हमको? ये दे देगा परिमाण। क्या दे देगा? परिमाण दे देगा। फिर हम क्या निकालेंगे? दिशा। सर क्यों दिशा निकालेंगे? क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या बताया आपको कि जो हमारे पास सदिश होते हैं उनमें अगर सदिश है तो उनको हमको 2 चीजें दिखा दो, बात खत्म।
एक परिमाण दिखा दो और एक दिशा, और किसी भी सूत्र जो होते हैं वो हमेशा हमको परिमाण बताते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर आप ध्यान देखें तो एक सूत्र है ना, तो वो क्या बताएगा, परिमाण बता देगा, मैग्नीट्यूड दे देगा। अब हमको चाहिए डायरेक्शन, तो डायरेक्शन कहाँ से कहाँ थी, 1 पर बल लग रहा है 2 के कारण, ध्यान से देखो इधर आ जाओ, 1 पर बल लग रहा है 2 के कारण, तो देखो इसकी दिशा भी तो ऐसे ही है, तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी, r12 वेक्टर में, मतलब r12 कैप। नहीं समझ में आया है ना, नहीं आया होगा, सुनो ध्यान से। मैंने क्या बोला कि F12 वेक्टर, इसका मतलब F पर बल लग रहा है, मतलब इस पर बल लग रहा है 1 पर 2 के कारण, तो यहां पर जो एकांक सदिश हम कौन सा लेंगे, सर हम ये वाला लेंगे कि ये वाला लेंगे, तो सुनो ध्यान से। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 1 की ओर, 1 की ओर, और कहां से, 2 से, देखो 2 से 1 की ओर, मतलब इधर की तो बल लग रहा है ना, तो इसका मतलब ये ऊपर को बता रहा है, तो इसका मतलब ये जो ऐसे मैंने तीर बनाया है ये हो जाएगा r12 कैप, मतलब इसमें हम लेंगे r12 कैप। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एकांक सदिश के रूप में, हम लिखेंगे r12 कैप, इसको कैप बोलते हैं, ठीक है, ओके सर। इसको मैंने बोल दिया समीकरण नंबर 1, और फिर मैं बोलूँगा F21 वेक्टर इज इक्वल टू, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, वही सूत्र जो कूलाम का होता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन का R स्क्वायर, ठीक है सर। लेकिन यहाँ पर जो मैं सदिश लगाऊंगा, सॉरी मैं जो एकांक वो लगाऊंगा R21 कैप, R21 कैप, और यही हो जाएगा आपका क्या, यही हो जाएगा आपका क्या, यही हो जाएगा आपका सदिश निरूपण, ठीक है। तो अगर आपसे बोला जाए कि सदिश निरूपण करके दिखाइए 2-3 नंबर में, तो आपको ये सब बताना पड़ेगा, ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ इतना बोल दिया जाए कि ये सूत्र लिखा है, इसका सदिश निरूपण बताओ, धड़ाक से मार के भागाना, छुट्टी राम, ठीक है। तो ये हो गया सदिश निरूपण, लेकिन इसमें अभी बातें क्लियर नहीं हुई है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मैंने क्या किया, मैंने ये देखो भाई, यहाँ तक ये निरूपण हो गया है, ठीक है। अब मैं कुछ आगे बताना चाह रहा हूँ, कुछ अलग पॉइंट है, ध्यान सुनना। मैंने यहाँ पे क्या बोला कि समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, तो समीकरण 1 और 2 को मैं बराबर दिखा देता हूँ। तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, समीकरण 1 है हमारे पास F12 वेक्टर, और समीकरण 2 हमारे पास क्या है, F21 वेक्टर। सर बराबर क्यों दिखा रहे हो, क्योंकि भाई दोनों ही तो बल हैं, ये भी बल है ये भी बल है, और जब दो सेम समीकरण मिल रहे हो और दोनों सेम चीज के लिए हो, सेम चीज के लिए, ये वाला समीकरण बल बता रहा है और ये वाला समीकरण भी हमको क्या बता रहा है, बल बता रहा है, तो इन्हें आप बराबर दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, F12 वेक्टर, तो इसका मान रखो, इसका मान हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन का R स्क्वायर इंटू R12 कैप, बराबर इसका मान हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन का R स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा R21 कैप। अगर मैं इनको ध्यान से देखूं, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो पूरा का पूरा समीकरण एक ही है, पूरा का पूरा समीकरण एक है, बस इसमें इस वाले पद को आप छोड़ दीजिए और इसमें इस वाले पद को आप छोड़ दीजिए, ठीक है सर, बात ही करो। लेकिन मैं इसको सेम टू सेम बना दूंगा, एकदम सेम बना दूंगा, जो यहां लिखा है वो यहां लिख दूं, या जो यहां लिखा है वो यहां लिख दूं, तो देखो क्या होता है, ध्यान सुनना, इस वाली बात को मैं यहां से बताना चाहता हूं, ठीक है। चलिए सुनो, तो मेरे पास यहां पे जो लिखा गया है ना, अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन का R स्क्वायर, अपॉन का R स्क्वायर इंटू मैंने बोला R12 कैप, बराबर मैंने यहाँ पे लगा दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिख रहा है कि नहीं भाई, दिख रहा होगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, है ना, ठीक है, थोड़ा सा जा रहा है ऊपर, बट ऊपर नहीं जाएंगे, हम नीचे ही जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन का R स्क्वायर इंटू R1, इधर कितना लिखा था R21 कैप, और मैंने वहाँ पे भी लिख दिया R12 कैप, मैंने उल्टा लिख दिया। सर उल्टा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं सर, चाहे उल्टा लिख चाहे सीधा लिख दें, हाँ कोई दिक्कत नहीं ना, गलत, बिल्कुल गलत। फिजिक्स में क्या होता है, जब हम कभी सदिश चीजों की दिशा बदलते हैं,
सदिश चीज़ों की दिशा बदलते हैं तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, आप बिल्कुल बदल दो, लिखने का तरीका बदल दो, बस बहुत प्यार से क्या कर दो, यहाँ पे लगा दो माइनस। क्या लगा दो भैया यहाँ पे, माइनस। तो ये वाला हमने बदल दिया। अब देखो दोनों बल क्या है, बराबर है, दोनों बल क्या है, बराबर है। अगर मैं इसकी जगह पर लिखना चाहूँ तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ F12 वेक्टर बराबर, और वहाँ मैं लिख सकता हूँ F21 वेक्टर, लेकिन मैंने क्या लगा दिया, माइनस है। इसका मतलब क्या है, तो भैया जी फिजिक्स का में माइनस का मतलब क्या होता है, दिशा का विपरीत होना, दिशा का अपोजिट होना। और अगर आप यहाँ पे देखें पूरे के पूरे इस फंक्शन में, तो पूरा का पूरा टर्म सेम लिखा है, मतलब बल पूरा का पूरा बराबर होगा, लेकिन दिशा अलग थी। वहाँ था R12, यहाँ देखो यहाँ था R12 और यहाँ था R21, तो एक इधर से उधर था और एक उधर से इधर था। और जब कभी भी यहाँ पे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, ठीक है, जैसे मान लो मैंने बोला हमारे पास कोई ए वेक्टर है, वो ऐसे जा रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ नहीं, मैं ए वेक्टर को मैं ऐसे ले जाऊंगा, तो बिल्कुल ले जाओ, लेकिन यहाँ पे क्या लगा दो, माइनस। मैं कह रहा हूँ कि मैं पूरब में जा रहा हूँ, तो मेरे उसमें क्या लगा दो, आगे माइनस लगा दो, तो इसका मतलब मैं पश्चिम में जा रहा हूँ। क्लियर ना। तो ये चीज़ें होती हैं हमारे पास, ठीक है। तो आई होप मेरी बात आप समझे होंगे। जहाँ पे भी नहीं समझ में आया होगा प्लीज़, मैंने बहुत डिटेल में एक एक चीज़ को मेंशन किया हुआ है, आप एक बार वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देख लीजिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए, ये चीज़ हमारे पास हो गई। आगे हमारे पास आता है निर्वात की वैद्युतशीलता। बहुत छोटा टॉपिक है, बच्चे इसको नहीं ध्यान देते जनरली इतना, बट फिर भी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में कभी कभी इसका बीमा पूछ लेता है हमसे बोर्ड एग्जाम में। तो क्या बोल रहा है कि निर्वात की वैद्युतशीलता परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या वैक्यूम भी बोलते हैं हम लोग, फ्री स्पेस को दूसरे शब्दों में वैक्यूम भी बोला जाता है। तो क्या कह रहा है, किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जो उसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किए जाने पर उसका विरोध करता है। किसी पदार्थ का वह गुण जो उसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करोगे ना, तो उसका विरोध करेगा कि वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न ना हो, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न ना हो। तो वही जो माप होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युतशीलता बोलते हैं। अच्छा, अब बोलना निर्वात की, तो निर्वात की विद्युतशीलता को हम लोग लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बता रखा है। इसका मतलब होता है भैया निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, इसका मान होता है 8.85 गुणे 10⁻⁻12। अब इसका वीमा कैसे निकालेंगे, इसका मात्रक कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आपको कूलाम का नियम पता होना चाहिए। चलो देखो, तो कूलाम का नियम हमारे पास होता है F = 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन का R², यही होता है। हाँ सर होता है। उसके बाद मैंने क्या किया, मुझे एप्सिलॉन नॉट का मात्रक चाहिए, वीमा चाहिए, तो जिसका मात्रक वीमा निकालना उसको एक तरफ, बाकी सारे पद को एक तरफ। तो इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन नॉट बराबर, ये हो जाएगा 1/4π इंटू Q1 Q2 अपॉन का R²। और F था तो ये F भी आ जाएगा, तो यहाँ पे इंटू में क्या आ जाएगा, F आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो भैया, इसका कुछ भी ना मात्रक होगा ना तो वीमा, क्यों, क्योंकि एक प्रकार की संख्या है और किसी संख्या कोई मात्रक वीमा नहीं होती। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एप्सिलॉन नॉट = देखो Q1 Q2 ऐसा है, तो Q1 का मात्रक क्या होता है, कूलाम, इसका मात्रक भी क्या होता है, कूलाम, और बटे दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर लगा, तो मीटर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, न्यूटन। तो इसका मतलब हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट = कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये इसका मात्रक है। तो यहाँ मात्रक आप क्या लिख सकते हो, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। अच्छा, अब इसकी मैं क्या लिखूँ, वीमा। तो चलो इसकी वीमा देख लेते हैं। बहुत सिंपल सा है वीमा निकालना यार। अब आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा 11th में तो वो एक अलग बात है। वीमा हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखी जाती है। कूलाम की वीमा क्या होती है, 80, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 80, बट स्क्वायर लगाया तो यहाँ पे दोनों पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, बटे न्यूटन की वीमा हमारे पास क्या होती है, mL/-2, और इंटू मीटर की वीमा क्या होती है, L, स्क्वायर लगाए तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, स्क्वायर। इसको हमको सॉल्व करना है। सब कुछ कहाँ जाएगा, ऊपर, L² यहाँ पे, L यहाँ पे, तो L² का L में क्या हो जाएगा, गुणा, क्योंकि चीज़ें ब्रैकेट में लिखी हैं और जब चीज़ें ब्रैकेट में लिखी होती है उसका मतलब क्या होता है, गुणा होता है। तो इनका दोनों को आपस में गुणा करा देना, तो ये हो जाएगा हमारे पास A² T² और साथ में मैंने इनका गुणा करा के ऊपर भेज दिया। जब ऊपर भेजेंगे देखो तो L² और L1 तो L³ हो जाएगा, और जब ऊपर ले जाएंगे सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, माइनस में।
तो यहाँ पे हो जाएगा m की पावर माइनस का 1 और ये हो जाएगा l की पावर 3। देखो 2 3 बट ऊपर जा क्या हो जाएगा माइनस का 3 और t की पावर माइनस का, यहाँ पे माइनस का 2 है तो ऊपर जा क्या हो जाएगा प्लस का 2, तो हो जाएगा प्लस का 2। लेकिन अभी हुआ नहीं है, अभी इसको भी करना है फिर से। अब यहाँ पे इसको मिलाओ, देखो m यहाँ पे नहीं है तो m वही लिखा जाएगा, तो m की पावर माइनस का 1, l का पावर माइनस का 3 तो यहाँ पे आएगा l की पावर माइनस का 3, t की पावर प्लस का 2, t की पावर प्लस का 2, t की पावर प्लस का 4, 2 2 4 और a की पावर 2, तो ये हमारे पास इसकी विमा आ गई। क्लियर है ना? ये इसका मात्रक होता है और ये इसकी विमा होती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछता है इसके बारे में। आगे आ जाइए, आगे हमारे पास बोल रहा है माध्यम का परावैद्युतांक क्या होता है। माध्यम का परावैद्युतांक क्या होता है, तो सुनना मेरी बात ध्यानपूर्वक। हमारे पास माध्यम 4 प्रकार के होते हैं, चालक, कुचालक, अर्धचालक, परावैद्युत। अब देखो चालक क्या होते हैं, वे पदार्थ, वे माध्यम जिनमें आसानी से विद्युत धारा गति कर जाती है या इलेक्ट्रॉन गति कर जाते हैं, हम उसे क्या बोलते हैं, चालक बोलते हैं। अच्छा, अचालक या कुचालक, तो वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा गति नहीं कर पाती है या इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर पाते, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कुचालक बोलते हैं। फिर हमारे पास आता है अर्धचालक, जिसे हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। तो अर्धचालक क्या होते हैं, वे पदार्थ जिनकी चालकता चालक पदार्थों से कम और अचालक पदार्थों से ज्यादा होती है, मतलब दोनों के बीच में जो होता है उसे हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर अर्धचालक। नाम में लिखा है अर्धचालक, अर्ध मतलब आधा। उसी में हमारे पास आता है परावैद्युत पदार्थ। मैंने कल की क्लास में बताया था परावैद्युत पदार्थ। तो परावैद्युत पदार्थ का मतलब क्या है, देखो भैया, परावैद्युत पदार्थ का मतलब होता है, पहली बात जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक बोलते हैं, ये लिखा भी है मैंने। और ये क्या बोल रहा है, कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, मतलब कोई माध्यम होगा और उसका एक नियत मान होगा, कोई माध्यम होगा उसका नियत मान होगा। तो क्या होता है जरा सुनना, तो परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो विद्युत के कुचालक होते हैं, ये सच बात है, ये विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। विद्युत क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। लेकिन विद्युत क्षेत्र में रखने पर ये क्या होते हैं, प्रभाव दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, प्रभाव दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं, चैप्टर नंबर आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रभाव दिखाते हैं, तो ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, परावैद्युत पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परावैद्युत पदार्थ बोलते हैं। लेकिन इन परावैद्युत पदार्थों को, इन परावैद्युत माध्यमों को जब हम किसी संख्या के द्वारा बताते हैं तो उसे बोलते हैं परावैद्युतांक। परावैद्युतांक, मान लो मैंने बोला कि मैं जो है ये माध्यम है, यहाँ पे हवा है, मैंने बोला इसका मान मान लो 1 है, मान लो इसका मान 1 है, लेकिन इसके बाहर गैलरी है और वहां पे मान लो पानी भरा हुआ है, तो वो माध्यम अलग हुआ। तो इसका मान 1 है और उसका मान लो 10 है। तो अगर मैं इसमें कंपैरिजन करूंगा तो कहीं ना कहीं मुझे कुछ ना कुछ संख्या को यूज करना पड़ेगा। तो वह संख्या, वह माप जो उस पदार्थ की माध्यम की माप हो, उस पदार्थ के माध्यम के मान से हम एक बार कंपेयर करें, समझें, उसी मान को हम क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक। तो अगर एक शब्द में बोला जाए कि परावैद्युतांक किसे बोलते हैं, तो इसका मतलब होगा कि किसी माध्यम के ऐसे बोलो, किसी परावैद्युत माध्यम की जो मान होता है, जो मापांक होता है, जिसे माप बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उस माध्यम का परावैद्युतांक। इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस आप समझना ये माध्यम अलग अलग होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज याद रखना है कि परावैद्युतांक हम लोग कैसे लिखते हैं, और जो के का मान होता है निर्वात या वायु, निर्वात या वायु, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निर्वात या वायु के लिए इसका मान कितना होता है, 1 होता है। अच्छा, और हमारे पास अगर कोई क्या है, धातु है, कोई क्या है, धातु है, या कोई क्या है, चालक है, तो उसके लिए इसका मान क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। लेकिन इसके अलावा कुछ भी होगा, कोई भी माध्यम हो, इनके अलावा कोई भी माध्यम होगा तो उसका मान क्या होगा, 1 से ज़्यादा होगा, 1 से क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इन बातों को आपको याद रखना है, थोड़ा सा ज़्यादा डीप में नहीं जाना, ना जरूरत है उसकी जाने की। अगला टॉपिक हमारे पास आता है आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक आता है, इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का। आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक होता है। तो मैं थोड़ा सा पानी ही पी लेता हूं। तो आपेक्षिक विद्युतशीलता, तो जब पूरी फिजिक्स में कभी भी आपके साथ ये वाला शब्द मिल जाए आपेक्षिक, तो इसका मतलब साफ साफ होता है कि हम 2 माध्यमों की तुलना करने वाले हैं।
सर अभी यही बात तो आप यहाँ पर हमको बता रहे थे कि परावृतांक का मतलब होता है कि निर्वात है, कोई माध्यम है तो उनके बीच का कोई मान होगा, तुलना करने पर मिलेगा। तो सर क्या परावृतांक और आपेक्षिक विद्युतशीलता दोनों एक ही है? तो भाई देखो ना, मैंने लिखा भी तो है या परावृतांक। हाँ मेरे भाई, दोनों एक ही है, लेकिन उसके लिखने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो जो तरीके होते हैं अब मैं उनके बारे में आपको मेंशन करता हूं, एक सेकेंड। देख लेते हैं इसको थोड़ा सा, ठीक है। सबसे पहले भी इसकी परिभाषा देखते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता की, ठीक है। तो क्या होती है इसकी परिभाषा? माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को क्या बोलते हैं भैया? आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता बोलते हैं। आपेक्षिक विद्युतशीलता को हम लोग लिखते हैं एप्सिलॉन आर से। आर का मतलब रिलेटिव, आर का मतलब रिलेटिव। तो हमारे पास फिजिक्स में कुछ शब्द होते हैं, जैसे सापेक्षिक होता है, आपेक्षिक होता है, निरपेक्ष होता है, जिसे हम अन्य शब्दों में सापेक्ष बोलते हैं, आपेक्ष बोलते हैं, निरपेक्ष बोलते हैं। तो सापेक्ष और आपेक्ष एक है, सापेक्ष और आपेक्ष एक है और निरपेक्ष अलग है। तो जब कभी भी सापेक्ष का मतलब होगा, जब कभी भी आपेक्षिक वर्ड आएगा, पूरी फिजिक्स में जब कभी भी सापेक्षिक वर्ड आ जाए, जब कभी भी आपेक्षिक वर्ड आ जाए, तो इनका मतलब होगा कि कहीं पर कहीं ना कहीं दो चीज़ों की तुलना की जा रही है, दो चीज़ों का अनुपात निकाला जा रहा है, दो चीज़ों में कंपैरिजन किया जा रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? आपेक्षिक या सापेक्षिक। लेकिन अगर कभी भी हमारे पास है निरपेक्ष, क्या आ जाए? निरपेक्ष आ जाए, तो इसका मतलब होगा वहाँ पे हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट वहाँ पर उसके बारे में बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला यहाँ पे शुरू में मान लो हवा है और बगल वाले गैलरी जो है वहाँ पे पानी भरा है, तो यहाँ की अपेक्षा वो वाला माध्यम सघन हो जाएगा। तो इसकी अपेक्षा, मैंने क्या बोला? अपेक्षा, या इस बात को मैं ऐसे बोल सकता हूँ, इसके सापेक्ष वो सघन है। तो देखो, चाहे मैं आपेक्ष बोलूँ चाहे सापेक्ष बोलूँ, दोनों का मतलब एक जैसा। लेकिन अगर मुझे निरपेक्ष बोलना होगा तो मैं बोलूँगा कि वो वाला जो माध्यम है ना, वो वाला माध्यम जहाँ पानी भरा हुआ वो बहुत सघन है। तो मैं प्रॉपर उसी के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं किसी से उसका कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ। तो जब इन शब्द आएंगे तो इनको मिलेंगे, बट अभी के लिए आप मानो कि सापेक्षिक और आपेक्षिक एक होता है और इसकी इंग्लिश एक ही होती है, इसकी इंग्लिश रिलेटिव या रिस्पेक्ट होती है। ठीक है, चलो, तो इसको हम लोग लिखते हैं एप्सिलॉन आर से। किसे लिखते हैं भैया? इसको हम लोग लिखते हैं एप्सिलॉन आर से। मैंने क्या बोला कि माध्यम की विद्युतशीलता, तो माध्यम की विद्युतशीलता मतलब एप्सिलॉन एम, माध्यम की विद्युतशीलता मतलब एप्सिलॉन एम। और बोला निर्वात की विद्युतशीलता, तो निर्वात की विद्युतशीलता क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा हमारे पास आपेक्षिक विद्युतशीलता। यहाँ पे जो एप्सिलॉन आर है ना, इसी को हम लिख सकते हैं के। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, के इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकता हूँ। ठीक है, क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? नहीं आ रही है तो भी आप हमें बता सकते हैं। अच्छा, इसका एक सूत्र और होता है, एक होता है एफ अपॉन एफ एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है सर? भैया ये वाला जो बल है, ये बल है हमारे पास निर्वात का बल है। कैसा बल है? निर्वात में लगा बल है। और ये वाला बल कैसा है? माध्यम में लगा बल है। कैसा बल है? माध्यम का बल है।
हालांकि आपको समझ में नहीं आया होगा इसको, इसलिए मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो इसको आप याद रखें कि जो आपेक्षिक विद्युशीलता होती है उसे हम लिखते हैं एप्सिलॉन आर से, और एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब माध्यम की विद्युशीलता और निर्वात की विद्युशीलता के अनुपात को आपेक्षिक विद्युशीलता कहते हैं। उसके बाद मैंने बोला के, तो जो एप्सिलॉन आर है उसी का नाम के होता है, और के बराबर होता है एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जैसे मैंने पीछे आपको बताया कि जब दो सेम राशियों का अनुपात निकाला जाए, जैसे एप्सिलॉन एप्सिलॉन, कहीं ना कहीं विद्युशीलता ही तो है, माध्यम अलग है तो क्या हुआ, बट है तो विद्युशीलता ही। तो जब सेम राशियों का अनुपात निकालते हैं तो उसका कोई मात्रक नहीं होता, तो इसका मतलब के का भी कोई मात्रक नहीं होता, एप्सिलॉन आर का भी कोई मात्रक नहीं होता। ओके, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास यहाँ पे क्या है, मैं पहले बल कहाँ निकाल रहा हूँ, निर्वात में, ठीक है। मैंने बल कहाँ निकाला, निर्वात में निकाला। तो निर्वात के लिए जब बल निकालूंगा तो हमारे पास सूत्र हो जाएगा F इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा। हाँ सर, सही बात है। इसको मैंने बोल दिया समीकरण नंबर 1। फिर मैंने क्या निकाला, माध्यम में बल निकाल दिया। जब मैं माध्यम में बल निकालूंगा तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ एम इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन का आर स्क्वायर। सर दोनों तो सेम है ना बाबू, सेम नहीं, अलग है। कैसे, यहाँ पे मैं लिखूंगा एप्सिलॉन एम, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा माध्यम की विद्युतशीलता। ये क्या बन जाएगा, माध्यम की विद्युतशीलता। तो जब आप एप्सिलॉन एम लिखेंगे तो एप्सिलॉन नॉट को आपको यहाँ पे हटाना पड़ेगा, ठीक है। या तो इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हो, के लिख सकते हो, या इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हो, एप्सिलॉन आर लिख सकते हो। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे 1 सेकंड में कर लेता हूँ, थोड़ा से 1 मिनट का मैं जा रहा समय दे तो जरा से। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो यहाँ मैंने क्या लिख लिया, एप्सिलॉन एम। तो माध्यम आ गया ना, तो ये निर्वात है तो निर्वात वाला रखा, और ये माध्यम है तो यहाँ पे क्या रखूंगा, अरे गधा, तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा एप्सिलॉन एम आ जाएगा, और इसको मैं बोल दूंगा समीकरण नंबर 2। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ समीकरण 1 भागे समीकरण 2, या समीकरण 2 भागे समीकरण 1 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो समीकरण 1 और 2 को जब मैं भाग दूंगा तो सबसे पहले क्या आएगा, समीकरण 1। समीकरण 1 का मतलब क्या हुआ, एफ भागे समीकरण 2, तो मतलब अपॉन में क्या आएगा, एफ एम आ जाएगा। ओके सर, अब एफ का मान रखो, एफ का मान है हमारे पास 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन का आर स्क्वायर। ओके सर, यहाँ मान रखो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन एम इंटू Q1 Q2 अपॉन का आर स्क्वायर। अगर ध्यान समझें तो ये वाला पूरा पद, ये वाला पूरा पद कट जाएगा, ये पूरा पद और ये पूरा पद आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कुल मिला क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा एप्सिलॉन नॉट और यहाँ बचेगा एप्सिलॉन एम, और ये भाग कहाँ जाएगा, ऊपर। जब ये ऊपर जाएगा तो आप देखो, तो ये बन जाएगा हमारे पास एफ अपॉन एफ एम इज इक्वल टू, ये बन जाएगा एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यही तो बताया था मैंने भैया पीछे, देख लो कहाँ से आया था, है ना। ये देखो मैंने क्या बोला था, एफ अपॉन एफ एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि एफ अपॉन एफ एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका यूज़ कहाँ होगा, इसका यूज़ तब होगा जब हमको बोलेगा कि हमारे पास 2 चार्ज थे, पहले निर्वात में रखे थे तो उनके बीच बल इतना लग रहा था, लेकिन मैंने उनको एक माध्यम में रख दिया, परावैद्युतांक माध्यम में रख दिया, तो उनके बीच बल कितना हो जाएगा, मतलब कि F का मान देगा, इसका मान पता ही रहता है, इसका मान भी देगा, तो यहाँ पे इसका मान हम लोग निकाल देंगे। क्लियर हुआ, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आज का टॉपिक हमारे पास कंप्लीट, यस, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा निकाल देता हूँ और लिख देता हूँ बेस्ट ऑफ लक। अब देखो भाई, आपका काम आगे का है, ठीक है, ठीक है भैया लोग। तो आगे काम का मतलब क्या है, अब देखो भाई, मैंने पूरी ईमानदारी से, मैंने पूरी एनर्जी से, पूरा फोकस होके, पूरा व्यवस्थित तरीके से आपको हर चीज़ें, चाहे वो कंटेंट हो, चाहे वो नोट्स हो, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, चाहे वो ऑप्शनल हो, सारी चीज़ें, फॉर्मूला आ कहाँ से रहा है, बन कैसे रहा है, सारी चीज़ें एकदम डिटेल बता रहा हूँ। अब आपका काम होगा कि मुझे और बच्चों तक पहुँचाएं, और आपको पता है क्या करना पड़ेगा, आपके जो ग्रुप बने हों, दोस्तों के जो पर्सनल नंबर्स हों, उन पे या स्टेटस के माध्यम में आप सोशल मीडिया पे कैरियर एकेडमी को टैग करके शेयर कर सकते हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी माध्यम के बच्चों तक पहुंच सकें, और हम जो ये पढ़ा रहे हैं ताकि ये ज़्यादा बच्चों तक जाए और सबका भला हो, सबका फायदा हो।
और मुझे भी थोड़ा सा हिम्मत आएगी और मेरा भी भला हो जाएगा। ठीक है, तो सब कुछ आपके हाथ में, बाकी जैसे आपका दिल करे। ठीक है भैया लोग, चलो मिलते हैं अगली क्लास में भाई लोग। तो तब तक अपना आप लोग ख्याल रखें, मस्त रहे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। ओके, मिलते हैं। क्लास लंबी हो गई, कितनी बड़ी हुई? 1 घंटे 20 मिनट, कोई बात नहीं। बाय 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 बाय।